हेलो एवरीवन। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। तो जैसा कि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो टाइप के पाथवेज होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। और जो कहाँ परफॉर्म होता है तो आपको पता है कि सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म हो रहा है और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि जो इसमें लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम के अंदर हो रही है, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। तो बच्चों चलो देखते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है एक्चुअली में वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें लाइट की डायरेक्टली कोई नीड नहीं है, क्योंकि लाइट की जो डायरेक्टली नीड थी वो हमें लाइट रिएक्शन में थी, जहाँ पे फोटो सिस्टम्स क्या कर रहे थे, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे और एब्जॉर्ब करके फोटो सेंटर्स को या जो रिएक्शन सेंटर्स थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था और वो ट्रेवल कर रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फॉर्म में और वहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस हो रही थी। लेकिन ये जो डार्क रिएक्शन है डायरेक्टली लाइट की नीड नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो डार्क रिएक्शन है यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पूरी जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में लाइट रिएक्शन के थ्रू, जो लाइट रिएक्शन थी या फिर लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इसको पहले तो हम बोलते हैं दिस इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये डार्क में होता है, ठीक है ना, ये लाइट में ही होगा और डिपेंड करेगा ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये भी लाइट में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट रिएक्शन में जब लाइट रिएक्शन होगी, लाइट के प्रेजेंस में जब लाइट रिएक्शन होगी तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे एटीपी और NADPH2 तभी तो प्रोड्यूस होंगे और उन्हीं पे चूंकि ये डिपेंड है। डार्क में वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो एटीपी और NADPH की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और जब उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। और इस बायोसिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O के साथ ये क्या बना रहे हैं, C6H12O6, मोर प्रिसाइजली ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी देखेंगे कि कैसे बनता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम और बोलते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसके बारे में प्रॉपर इसका पाथवे फाइंड आउट किया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और उसके बाद हम बोलते हैं इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन का प्रॉपर रिडक्शन हो रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। अभी जो डार्क रिएक्शन है इसको भी फॉलो करने के लिए दो पाथवे हैं, ठीक ना। इसको फॉलो करने के लिए दो पाथवे हैं। पहला तो क्या होता है, C3 पाथवे और दूसरा होता है क्या, C3 पाथवे और दूसरा क्या है बच्चों, C4 पाथवे। अब ये C3 पाथवे और C4 पाथवे क्या हैं, इसके बारे में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बने थे उन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन आर द ATP एंड NADPH2, ठीक है ना। एटीपी और NADPH का जो फॉर्मेशन होता है ये इस प्रोसेस में यूज होते हैं और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिसको हम बोल रहे थे कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वो ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, चला जाता है किसको, एटमॉस्फेयर को, ठीक है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस आर ATP एंड NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ऑफ दिस द O2 डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट से बाहर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया और ATP एंड NADPH यूज्ड टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड। और सिंथेसिस ऑफ फूड यहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है, तो बेटा शुगर के फॉर्म में। शुगर का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2ON। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मेशन होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिस्टम, पहले भी डिस्कस हो चुका है। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज द ATP एंड NADPH बिसाइड द CO2 and H2O। तो आपको पता है कि जो इसमें सिंथेसाइजिंग फेज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ही यूटिलाइज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और उसके साथ साथ ATP और NADPH। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase and CO2 is combined with the H2O produce CH2ON, CH2O
N, तो जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो हम क्या बोलते हैं C6H12O6। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे अगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। लाइक मेल्विन केल्विन ने क्या किया था बच्चों, मेल्विन केल्विन ने यूज किया था रेडियो आइसोटोप। इस चीज को आपको याद रखना है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अल्गल फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो अल्गी इन्होंने यूज किया था वो अल्गी क्या था, क्लोरेला, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में भी नीट में पूछा जा चुका है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कौन सा अल्गी यूज किया था, क्लोरेला। तो जब हम बात करते हैं कि मेल्विन केल्विन यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स of the carbon 14 algal photosynthesis को स्टडी करने के लिए lead to the discovery of that the first CO2 fixation product was the 3 carbon organic acid and that was the 3 PGA, ठीक है ना। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। अब क्लियर हो गया कि केल्विन साइकिल इसको क्यों बोलते हैं। तो इन्होंने इसका रेडियो आइसोटोप यूज करके इसका पाथ फाइंड किया था और इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो अभी देखते हैं कि द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वाज द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA, ठीक है ना। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द C3 साइकिल। तो केल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, ठीक है ना, इन शॉर्ट PGA, और इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, ठीक है ना। और केल्विन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। अब क्यों बोलते हैं, ये चीज समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज ऑफ 3 कार्बन, दैट इज द 3 PGA। अब हम बात करते हैं कि CO2 assimilation during the photosynthesis was said to be 2 main type, those plant in which the first product of the CO2 fixation having the C3 acid that is the PGA, तो इसको हम क्या बोलेंगे, C3 पाथवे, ठीक है ना। और अगर वहीं पे 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है तो देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यहां पे अगर हम बोलेंगे, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ वेस्ट प्रोसेसेस भी होती हैं लाइक द फोटो रेस्पिरेशन, और उससे बचने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर एक एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन किया जिसको हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं, और इस पाथवे को हैच एंड स्लैक ने पता किया था, तो उसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं या फिर C4 पाथवे कहते हैं। तो देखिए पहले ये समझिए कि जहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड बना उसको क्या बोला गया, C3 पाथवे, एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज द C4 एसिड, दैट इज द OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक ना। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, C4 पाथवे। तो ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, यानी कि C4 प्लांट्स ने क्या किया, अपने अंदर कुछ एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन किया जिससे एक वेस्ट प्रोसेस है, और वो वेस्ट प्रोसेस क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन। तो उस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने अपने अंदर एक बंडल शीथ सेल का, बंडल शीथ सेल्स का फॉर्मेशन किया, और इसकी वजह से, और ये बंडल शीथ सेल क्या करते थे कि जो वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ लग के क्या करते हैं, इसको एक तरीके से चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पूरी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है हम कहाँ देखते हैं कि मेसोफिल सेल्स में होता है, लेकिन जो C3 प्लांट है उसके अंदर मेसोफिल सेल में होता है। तो जो डार्क रिएक्शन है मेसोफिल सेल में क्यों होता है, तो वहां पे इसके लिए जो सबसे रिक्वायर्ड एंजाइम होता है दैट इज द रुबिस्को। इस पूरे, आपको रुबिस्को के बारे में आपने सुना होगा कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्लांट किंगडम में क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है, रुबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन अब ये जो रुबिस्को है ये मेसोफिल सेल में अगर प्रेजेंट है तो वहां पे एक प्रोसेस और हो सकती है, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। बट जब हम बंडल शीथ सेल की बात करते हैं तो बंडल शीथ सेल के अंदर यहाँ पे जब रुबिस्को रहेगा तो ये इम्परवियस होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो बंडल शीथ मेसोफिल सेल से स्टार्ट होकर और बंडल शीथ सेल में कंप्लीट होगी, हैच एंड स्लैक पाथवे में। और जो रुबिस्को होता है इस बंडल शीथ सेल में होता है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंट एंजाइम होता है दैट इज द पेप्केज, ठीक ना।
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में, तो वो पाथवे थोड़ा सा अलग वे में चलता है, बट वहां पे एक चीज श्योर हो जाती है कि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो ये C4 प्लांट ने क्या किया, एक एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन किया जिसकी वजह से वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द C4 पाथवे। एंड C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज द 3-PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इन सब चीजों के बारे में हमारे पास दो पाथवे मिल गए। अगर हमें बायोसिंथेटिक फेज को पढ़ना है तो हमें दो पाथवे पढ़ने हैं। पहला पढ़ना हमें C3 पाथवे और दूसरा पढ़ना है C4 पाथवे, यानी कि एक पढ़ना है कैल्विन साइकिल, दूसरा पढ़ना है हैच एंड स्लैक साइकिल, ठीक ना। तो कैल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक पाथवे, इन दोनों के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लाइक जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो कैल्विन साइकिल पे होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, देन हम बात करेंगे हैच एंड स्लैक पाथवे की, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको किस टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे C3 साइकिल के साथ, ठीक है ना। तो जैसे अभी तक आपने सारे पाथवे, सारी साइकिल्स आपको बहुत इजीली समझ में आए हैं, C3 साइकिल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।